अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी आपको वेलकम किया था ग्रुप में, दोबारा वेलकम करता हूँ। वेलकम टू अबवा, वेलकम टू अबवा मेडिकल कॉलेज, वेलकम न्यू फर्स्ट ईयर। तो मेरा नाम डॉक्टर वकास है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्व कर रहा हूँ। क्योंकि आज हमारा ऑफिशियली फ़र्स्ट लेक्चर है, तो पहले हम फ़िज़ियोलॉजी की मेन इंट्रोडक्शन हम करेंगे, देखेंगे कि वाई वी नीड फ़िज़ियोलॉजी इन आवर लाइफ एंड वाई वी हैव टू स्टडी फ़िज़ियोलॉजी इन आवर डेली in our MBBS or in our, how it applied in our daily activities and all that. There is a hell of difference between function and process. Basically, physiology is a function कि डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं, ये उस पर डिपेंड करती है कि ये फंक्शंस जो हैं वो हमने उसे कैसे परफॉर्म करना है और उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है। क्योंकि जब तक हम नॉर्मल फंक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम एबनॉर्मलिटी को या एबनॉर्मल फंक्शन को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेंगे, उसका पता नहीं चला सकेंगे। ठीक है जी। तो फंक्शन और प्रोसेस में फ़र्क होता है। ये जो है, ये कपड़ा बनने का प्रोसेस है। कपड़े का फंक्शन आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है स्पेसिफिक, इट इज़ अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट मेक इट ए लिविंग बीइंग। ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अगर हम उनको मोर स्पेसिफाई करें तो सेल्स हैं, वो सारे टीम वर्क में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं ताकि हम उससे ज़िंदा रह सकें। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना ढूंढते हैं, प्यास लगती है तो पानी ढूंढते हैं, अगर हमें सर्दी लगती है तो हम हीटर के आके बैठते हैं या गर्म कपड़े जो हैं वो उनको पहनते हैं। तुम्हारी हमारी सारी की सारी बॉडी जो है वो बेसिक यूनिट्स पे बनी है, और बेसिक यूनिट्स हैं वो हमारे सेल्स हैं। और ईच ऑर्गन जो है वो डिफरेंट सेल से बन के बना है, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सारे के सारे सेल टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, और सारे के सारे सेल जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये सेल जो है ना, वो अडेप्ट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस और पर्टिकुलर फंक्शंस। पूरी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और सारे के सेल जो हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी तरह के और सेल्स जो हैं वो उन्हें प्रोड्यूस कर सकें। बॉडी और ऑब्वियसली कंप्राइजेज ऑफ वाटर। अगर हम देखें टोटल बॉडी वाटर जो है वो 0.6 है, यानी 60% ऑफ द बॉडी वेट है दिस वन। जिसमें से इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर है वो 0.4 है, और एक्स्ट्रा सेलुलर 0.2 है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हमने एफएससी में पढ़ा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ईसीएफ का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो 0.7 है, और प्लाज्मा के अंदर 0.25 प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये थोड़ी सी मोर क्लियर इनकी डिमार्केशन है, या मोर जो है वो एक विजिबिलिटी है, या आप कह लें कि हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ये सेल के अंदर जो फ्लूइड है, ये दिस वन इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दिस इज़ द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। आई शुड use this marker. This is the intravascular fluid और जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इस तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर इंट्रावेस्कुलर, और जो वैसे सेल्स के दरमियान थोड़े से गैप्स हैं वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 60% ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है फ्लूइड पे है। इंट्रासेलुलर जो इनसाइड द सेल्स हैं वो 28 लीटर्स है, दिस वन 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो 14 लीटर्स है, 1/3 है। इसकी सारी डिटेल में हम जो है वो पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट मोशन में होता है थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होती है जो कि हमने सेल्स को पहुंचानी होती है।
और इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करनी होती है, जो आप एफएससी में उसका इंट्रो लेकर आए होम्योस्टेसिस का। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स, जिनमें ग्लूकोज हैं, ऑक्सी है, अमाइनो एसिड्स है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी सेल्स को चाहिए होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस अक्सर आ जाता होता है 2 नंबर में, 2 नंबर का एग्ज़ाम में या 1 नंबर का। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स लार्ज अमाउंट, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, इसी तरह इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी लेकिन कंट्रास्ट में कम होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होगा और इंट्रा सेलुलर कम होगा। इसी तरह पोटेशियम इंट्रा सेलुलर ज़्यादा होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाहर कम होगा। इसमें हम देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, बाइकार्ब सेल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो जैसा कि ऑक्सीजन है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये ज़्यादा होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी जो कि किडनीज़ को पहुंचाई जाएंगी ताकि वो एक्सक्रीट कर सके। मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो ये अमोनिया होगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कुछ और जो आइंस हैं वो ज़्यादा होंगे, जिनमें कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट आइंस हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस ये आपके सामने है। जो कैटाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज जो आइंस हैं उनमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। एनाइंस नेगेटिव क्लोराइड, बाइकार्ब है। इनकी ना आगे क्वांटिटी भी मेंशन्ड है। सोडियम यहाँ 142 है, इंट्रा सेल के अंदर कम है। पोटेशियम यहाँ देखें एक्स्ट्रा सेल में कम है, इंट्रा सेलर में ज़्यादा है। मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलर में कम है, इंट्रा सेलर में ज़्यादा है। तो ये सारा का सारा जो है वो डिफरेंस जो है वो क्लियरली डिमार्केटेड है। इसको हम तो डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इंट्रा सेलर में हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स है, एक्स्ट्रा सेलर में ऑक्सीजन है, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। वेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होते हैं, क्योंकि वेस्ट को किडनी तक पहुंचाना होता है और किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस वाटर और आयंस हैं, ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में। होम्योस्टेसिस, वी ऑलरेडी नो अबाउट द होम्योस्टेसिस के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो है वो बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है आपस में मिल के एक कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर को और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। किडनी जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं ताकि अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स ना जमा हो जाएं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो हम खाते हैं वहाँ से हमारे जो आयंस हैं, फूड है, एनर्जी है, वो मिलती है डिफरेंट टाइप्स में। जब हम फूड की बात करेंगे तो हम आयंस की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। क्योंकि अब हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हम सेलुलर लेवल से शुरू कर रहे हैं और सेल में जो डिफरेंट आयंस होते हैं हम उनकी बात किया करेंगे। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका एक मसल टांग का चले और बाकी के हमने नहीं चलना और फिर आप वॉक कर लें। तो अगर ऐसे कभी हो तो फिर वो एक डिज़ीज़ हो जाएगी। सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट हैं बट वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जिनमें सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम्स हैं, हार्मोनल सिस्टम हैं, लोकल कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ये सारे के सारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं ताकि हम एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। डिज़ीज़ ऑब्वियसली जब ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है तो फिर डिज़ीज़ हो जाती है। उसके डिफरेंट से फैक्टर्स हैं, एज से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल हैं, एक्वायर्ड हैं जो हम खाते हैं, जंक फूड और बाकी चीज़ें वो उससे रिलेटेड है। एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है और मिक्सिंग सिस्टम है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें
तो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो दो स्टेजों में होती है। एक तो द मूवमेंट इज़ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होती है, या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड द कैपिलरीज एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यू सेल्स। या तो ब्लड वेसल है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जो आपकी पल्स है, जो आपकी नब्ज़ है, वो आप देखते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होगी, या इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान होगी टिश्यू सेल्स के साथ। हाँ, ये एक अच्छी जो है वो डायग्राम है। ये आप नंबर ऊपर देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, ये वाली ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होगी। और बाकी जो मूवमेंट है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको यू कलर कर लेते हैं। तो ये जो है, सॉरी दे दैट वन इज़ नॉट, आई थिंक रेड इज़ गुड। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू मूवमेंट हो रही है, सेल्स के दरमियान मूवमेंट जो हो रही है ये होगी। ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन है बेसिकली, जो मैंने आपको पहले बताया, वो लंग्स में ऑक्सीजन है, जो कैल्वुलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। आपने इनका एक गो थ्रू इंट्रो एफएससी में लिया हुआ है। ये अब्जॉर्ब होते हैं इंजेस्टेड और डाइजेस्टेड फूड से, जो हम फूड लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। लिवर है, अदर ऑर्गन्स हैं जो कि मेनली मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिवर जो है वो केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है, मैनी सब्सटेंसेस की हमें जो है वो टॉक्सिक या उनके वेस्ट या उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो हमें मूव करवाता है कि हम द बॉडी कुड नॉट मूव टू ऑब्टेन द फूड रिक्वायर्ड। अगर ये ना सही हो तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फिर हम सही चल फिर नहीं सकते, हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है, हमें स्टैटिक नहीं रहने देता अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स में आपके पास जो लंग्स हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ऑब्वियसली, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ आयंस जैसे कि मैंने पहले बताया वो किडनीज़ के थ्रू हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम स्टूल पास करते हैं उसे हम फीसिस कहते हैं। स्टूल पास करने का मतलब होता है पखाना करना, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू हम कर देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारी फूड में से इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती चीज़ें या जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो उन्हें हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी टॉक्सिक रिमूव करना, उनके हार्मफुल जो चीज़ें हैं उसके अंदर नुकसानदेह चीज़ें हैं वो रिमूव करना। जो हम खाते हैं उनमें कई सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारा लिवर जो है, हमारे लंग्स, ड्रग्स जो हम खाते हैं, इवन कि पैनाडोल भी खाते हैं, उसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हमारा लिवर उसे रिमूव कर रहा होता है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस जो हैं वो दो तरह से होते हैं। एक जो है नर्वस सिस्टम है, एक हार्मोनल सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम को हम देख लेते हैं और हार्मोनल सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा वीडियो में ही, और ताकि थोड़ा सा आप रिफ़्रेश भी हो जाएं। तो उसके बाद फिर हम 1-2 मिनट के बाद दोबारा आएंगे। चलें, ये नर्वस सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, ये हम ब्रेक के बाद करते हैं। अभी आप मेरे साथ रहिएगा, हम लेक्चर कंटिन्यू ही रहेगा, बीच में मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का इंट्रो देता हूँ। लें जनाब, मैंने सोचा आपको डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया जाए। जब वहाँ से आप स्टेयर्स चढ़ के मेन डोर से आते हैं तो ये इस ऑफिस में आपको एचआर का ऑफिस है। ये डॉक्टर रिजवान साहब हैं। जो ही आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो ये फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाता है। फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट में साथ ही आप टर्न करते हैं तो ये फैकल्टी ऑफिस हैं डिफरेंट। ये फर्स्ट वन जो है ये मेरा ऑफिस है। ये आगे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और बाकी ऑफिसेज हैं। अब हम आपको लैब लेके चलते हैं।
जो कि आप ख़ुद भी जाएंगे। ये फिज़ियोलॉजी लैब है। ये शाहिद साहब हैं। डिपार्टमेंट आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी इनके कंधों पर आती है। ये लैब है, काफ़ी वास्ट लैब है। आपको यहाँ इक्विपमेंट की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुनव्वर साहब हैं, ये सऊदीया रहे हैं, इनका 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये जितने ज़्यादा स्मार्ट लग नज़र आ रहे हैं उतने ज़्यादा जो है ये एफिशिएंट और एक्सपीरियंस पर्सन है। ये कुछ कभी कभी चाय पीनी होती है तो उसके बाकियात आपने देखे हैं, कोई चीज़ धोनी है। बाकी ये भी टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, इवन के पावर लैब भी है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। ये दूसरा एंड है और ये इस साइड से एग्ज़िट है। ये आपका लेक्चर हॉल है। आई थिंक आपने लेक्चर हॉल देखा होगा, लेकिन ये भी बंद है। ठीक है जी, अब वापस चलते हैं दोबारा पढ़ाई की तरफ। मैंने कहा थोड़ा आपको रिफ़्रेश कर दूँ ना डिपार्टमेंट दिखा के। जी जनाब, देख लिया आपने डिपार्टमेंट। आपको इस डिपार्टमेंट में अपने 2 साल गुजारने हैं MBBS के, जो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे और यादगार टाइम होगा। और हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से लर्न करेंगे और और भी जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह जब नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, रेगुलर रूटीन। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस पे हम थे। नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आपको पता है, सेंसरी इनपुट, एक सेंसरी सिस्टम होता है, एक मोटर सिस्टम होता है। सेंसरी जो आपको स्टिमुलस आप सेंस करते हैं जिससे आपको पता चलता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। मोटर सिस्टम जो आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं या जो काम हो रहा होता है, जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। पंपिंग ऑफ हार्ट है, नहीं आउटपुट पोर्शन है जिसमें आपका कुछ कॉन्शियस मोटर सिस्टम है और सब कॉन्शियस है। कॉन्शियस चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना, तकरीब कारी के मंसूबे बनाना, छेड़ना। और अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस है, जैसे कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपको नहीं पता। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी, वो आपको नहीं पता। हार्मोनल स्क्रीशंस आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रही है, लेकिन हो रही है। सेंसरी जो रिसेप्टर्स है वो बॉडी के अंदर वो आपका सिग्नल लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें अलर्ट करते हैं कि कोई चीज़ स्किन को टच की है। जैसे कोई फ्लाई, कोई मक्खी आपकी स्किन पे टच होती है तो आप फ़ौरन देखते हैं कि क्या हुआ है। आपकी जो आइज़ हैं वो बहुत अच्छा सेंसरी सिस्टम है, वो आपको विजुअल इम्पैक्ट देती हैं। विजुअल सारा एरिया जो है वो दिखा रही होती हैं कि आप डिस्टेंस प्रोडिक्ट कर सकते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं आपको पता होता है कि अब इतने फासले पे ये चीज़ है, इतने फासले पे ये चीज़ है। आपके कान जो हैं, ईयर्स जो हैं, वो सेंसरी ऑर्गन है, वो सुनते हैं। और आप कई जगहों पे ऐसे कान लगा के सुनते हैं जो आपके मतलब की चीज़ें होती हैं, और जो आपके मतलब की नहीं होती वो मुझे पता है आप लोग नहीं सुनते। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे है। वो आपने सारे 7th 8th से रट्टे लगाए हुए हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, थॉट्स को गैदर करता है, एम्बिशन क्रिएट करता है, किसी चीज़ को करने का शौक़, डिटरमिन रिएक्शंस देखता है। आपका मूड जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है ब्रेन के ऊपर, और आपके स्ट्रेस लेवल आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है और ब्रेन उससे भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और ब्रेन जो है वो एक कम्बिनेशंस के साथ सिग्नल भेज रहा होता है कि आपने पानी का गिलास उठाना है तो पहले आपने चल के जाना है, फिर वहाँ पानी का गिलास लेना है, फिर उसमें पानी डालना है और फिर बैठना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 3 सांस में पीना है। ये आपका ब्रेन प्रॉपर सिग्नल भेज रहा होता है तो आप करते हैं। जैसे ये आपने पानी देखा, आपको प्यास लगी हुई थी, यहाँ से सेंसरी सिग्नल गए ब्रेन को। ब्रेन ने कहा हाँ प्यास लगी है, बॉडी से नीचे कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ पानी थोड़ा है, पानी बॉडी में चाहिए, तो ब्रेन ने नीचे से इंटीग्रेट करके तो यहाँ से सिग्नल दिए, यहाँ से मोटर आउटपुट दिए। आप गए, आपने ग्लास उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, 3 दफ़ा बैठे, 3 दफ़ा पानी पिया सुन्नत के मुताबिक, 6 सुन्नतें पूरी की और उसके बाद आप आ गए। हार्मोन सिस्टम कि आपके डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो कैसे हैं बॉडी के अंदर। 8 जो हैं 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं
जिनमें से कुछ जो हैं वो ऑर्गन्स एज ए ऑर्गन भी एक्ट करते हैं और टिश्यू भी एक्ट करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड हार्मोन जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, एक रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो मस्कुलर और स्क्रीटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है बहुत सारी। हार्मोनल सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेनली कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम हार्मोनल फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस हार्मोन्स की किस टाइम ज़रूरत है। ये आपके डिफरेंट ग्लैंड सिस्टम है। दिस इज़ द पाइनियल ग्लैंड, दिस इज़ योर मेमोरी स्टोरेज ग्लैंड, और मूड स्टोरेज ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, pancreas, ovaries, testes, adrenal glands, and this one is the pituitary gland, the master gland. इम्यून सिस्टम की तरफ आते हैं तो बॉडी की प्रोटेक्शन, बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना, क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होना जो कि आपकी एज में ज़्यादा है, हम बूढ़ों की एज में कम है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स जो हैं वो आपके ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, हमारे अब ज़रा बूढ़े हो गए हैं तो नहीं बन रहे। नंबर 1 आता है इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्शन बॉडी की। इम्यून सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट होता है वाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक है, जो कि ड्राइव्ड होते हैं टिश्यू से, थाइमस से, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से, बैक्टीरिया से, जैसे कि वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं और फंगाई हैं। और आजकल आपको पता है पेंडेमिक का ज़माना है, इसलिए हम एक दूसरे के सामने बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम इस पेंडेमिक से भी लड़ लेंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा। इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बॉडी को। नंबर 1, डिस्टिंग्विश इट्स ओन सेल्स फ्रॉम द फॉरेन सेल्स इन द सब्सटेंस। कि इम्यून सिस्टम सबसे पहले तो ये देखता है कि जिसको मैंने ख़त्म करना है क्या वो मेरे अपने बॉडी के सेल्स हैं या वो बाहर से आए हुए हैं। और वो क्या करता है, इन्वेडर्स को जो बाहर से सेल आए होते हैं, डिस्ट्रॉय द इन्वेडर्स बाय फेगोसाइटोसिस, उन्हें खा लेता है और बाय प्रोड्यूसिंग सिंथेसाइज लिम्फोसाइट्स और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स या स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम कहते हैं, उनके अगेंस्ट पैदा करता है, एक फ़ौज पैदा करता है जो उनसे लड़ती हैं, या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। या न्यूट्रलाइज़ का मतलब है उनका हमारे पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं आता। फिर जो जो स्ट्रॉन्ग होता जाता है वो बॉडी उससे निजात हासिल कर लेती है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो हमारी स्किन है उसके वेरियस अपेंडिचेस हैं, जैसे कि हमारे हेयर हैं, नेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरे का पूरा इसने कवर किया हुआ है, कवर कुशन है। ये डीपर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जनरली एक बाउंड्री अल्लाह ने बनाई है जो कि इनर साइड, अंदर वाली इन्वायरमेंट को बाहर वाली इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं होने देती। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। अगर आपकी स्किन ना हो तो आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएं, पानी की कमी हो जाए, पानी इवेपोरेट हो जाए, या द बैरियर भी काम करती है और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट भी काम करती है। अगर कभी किसी का इत्तेफाक हुआ हो तो उसने देखा हो खुदा न खास्ता अगर किसी को बर्न हो जाए, जल जाए बंदा, तो उसको यूँ ओपनली नहीं रखते हॉस्पिटल में, उसके ऊपर कवर डाल के रखते हैं, क्योंकि स्किन का बैरियर ख़त्म हो जाता है और अंदर वाली इन्वायरमेंट एक्सपोज हुई होती है, तो वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। उसको कवर करके रखते हैं ताकि हम जब तक नई स्किन नहीं आती तब तक हम उसके पानी की डिहाइड्रेशन को बचाएं। और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट जो 2-2.5 लीटर है वो ज़्यादा हो जाती है। सेंसरी जो आपके सिस्टम बॉडी के हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उनको जो है वो ये कंट्रोल कर रही होती है, आपको बता रही होती है बाहर सर्दी है, गर्मी है, गर्म चीज़ को हाथ लगाए, ठंडी चीज़ को हाथ लगाए। स्किन अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15% बॉडी वेट का में ये कर रही होती है, यानी कि अगर एक बंदे का वज़न 100 kg है तो उसकी सिर्फ जिल्द का वज़न, उसकी सिर्फ स्किन का वज़न 15 किलो होगा।
That is another beautiful or meaningful diagram of protection through the skin. You don't know how many bacteria and viruses you are going to be encounter on daily basis, but स्किन अल्लाह की तरफ से हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। और जब आप कॉलेज आएँ बात करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये ऐसा वायरस है जो कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज़ होने से अप्रॉक्सीमेटली कम अज़ कम भी 3 से 4 फुट का फासला रखें। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। ये होम्योस्टैटिक फंक्शन है। रिप्रोडक्शन का फंक्शन ना होता तो हम और आप ना होते। अल्लाह ने ये आदम से लेकर अब तक जो इंसानों में बनाया ये चलता रहेगा जब तक जो है वो क़यामत नहीं आएगी। होम्योस्टैटिक फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है ताकि हम न्यू बीइंग्स को जनरेट करें जो कि हमारी जगह ले लें और फिर ये दुनिया का निज़ाम चलता रहे। वो आपने सुना होगा, द शो मस्ट गो ऑन, इट्स जस्ट लाइक दैट। कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एक तो जेनेटिक कंट्रोल है जो आपकी मौरूसियत है, जीन्स हैं। इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट विद इन द ऑर्गन्स हैं थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ये 3 मेन कंट्रोल सिस्टम्स हैं। एक जेनेटिक कंट्रोल है, एक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करता है ऑर्गन्स के, और एक पूरी बॉडी के। एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है जैसे कि रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है आपका लंग्स उसे ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं, आपके फेफड़े उन्हें ज़्यादा बाहर निकालते हैं। जब आप भाग के आते हैं आपको सांस क्यों चढ़ जाता है? बेसिकली वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब आप भाग के आते हैं आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उसको जल्दी जल्दी सांस तेज़ सांस लेके आप बाहर निकालते हैं। रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रेस में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, या एक सर्टेन एज के बाद जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसमें भी सेनाइल चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं, उससे वो बढ़ता ज़्यादा रहता है। ये नॉर्मल रेंजेस हैं। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन की ये है, इसकी रेंज ये है। जब भी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा रेंज में होंगी। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो कल 1 मिनट बाद भी उतना ही होगा या 1 घंटे बाद भी उतना, हमेशा रेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी है, रेंज इसकी इतनी है, ये हर ऑइंस की रेंज दी गई है। ये हम अलग-अलग अकेले अकेले सेपरेटली डिस्टिंग्विशली इनमें डिफरेंसेस जो हैं वो देखेंगे। Feedback mechanism you already well know in your HSCC examination, negative feedback and positive feedback. Negative feedback, a way is to arrest the change or reverse the direction of the change. That is very much important. High concentration of the carbon dioxide in the extracellular fluid increase the pulmonary ventilation. In turn, decreases the extracellular fluid. Carbon dioxide becomes carbon dioxide concentration because the lungs expire great amount of carbon dioxide from the body। ये वही एग्जाम्पल है जो भागने वाली मैंने आपको दी है। भागेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, सांस ज़्यादा तेज़ लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन या उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, लेकिन वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मल CO2, हाई लेवल CO2, कोई डिज़ीज़ हो गई है जिसकी वजह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, ब्लड की pH कम हो गई। ऑब्वियसली pH कम होगी इसका मतलब है कि एसिडिक हो गया है। लो pH होगी, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, मेडुल्ला स्टिमुलेट होगा। ये ब्रीदिंग सेंटर है, ये ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल ऑफ द बॉडी, हम कैसे होगा कि हम लंग्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, तेज़ तेज़ सांस लेंगे, फिर ये यहाँ पर आके वो नॉर्मल हो जाएगी और फिर हम नॉर्मली उसके साथ मेंटेन रखेंगे होम्योस्टेसिस को। दैट इज़ अनदर एग्जांपल इंटीग्रेटिंग सेंटर की अगर हम लें कि
afferent pathways और इंटीग्रेटिंग सेंटर कंपेयर टू द सेट पॉइंट। अगर हमारा टेम्परेचर एक सेट पॉइंट से नीचे चला जाता है तो फिर क्या होगा? स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होगी, हीट लॉस होगा। ये चले मैं आपको इसमें सिंपल एग्जाम बताता हूँ। सर्दियों में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नीचे अगर चला जाता है एक सेट पॉइंट से, तो हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हम कांपना शुरू कर देते हैं, या हमारे मसल्स या दांत बजने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो मसल्स जो हैं वो वर्कआउट करके एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर ज़्यादा हीट होगी तो हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो उसको हम स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से पानी जो स्वेट है पसीना है हमारा वो एवेपोरेट करेगा तो वो कूलिंग इफेक्ट आएगा, उससे हमारी बॉडी जो है वो कूल होगी। पॉजिटिव फीडबैक कि अगर हमने एक स्टिमुलस को या एक काम को उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ये कुछ सूरतों में या कुछ सम कंडीशन में दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग है, अगर आपको कहीं से कट लग गया है तो अगर आप वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा तो खून तो निकलता रहेगा, तो जब ब्लड क्लॉटिंग होगी तो वो और ज़्यादा एनहेंस होगी तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये फिर क्लॉट बना देगा ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट अटैक भी हो सकता है। चाइल्ड बर्थ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अक्सर एग्ज़ाम में आने वाली एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, कि पहले चाइल्ड बर्थ जो है वो एक पॉजिटिव फीडबैक की एक एग्जांपल है कि डिलीवरी के टाइम जो है वो एक दफ़ा पुश करने से अगर बेबी डिलीवर नहीं होता तो फिर दोबारा पॉजिटिव फीडबैक आती है। नेक्स्ट जो एफर्ट होती है वो पहले से ज़्यादा होती है। जनरेशन ऑफ नेगेटिव नर्व सिग्नल्स। इस ये आ गई, सॉरी जी। नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्वेक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ब्रेन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्क्रीट ऑक्सीटोसिन, स्क्रीट होता है और ब्लड में जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस के ये यूट्राइन मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मदर जो है वो ज़्यादा ज़ोर से पुश करती है और सर्वेक्स और इस तरफ, ताकि बेबी को डिलीवर किया जा सके। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कहाँ मैंने पहले बताया वो काफ़ी जगह पे हेल्पफुल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर ब्लड क्लॉट बनता रहे तो हमारा ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाएगा और डेथ हो सकती है। पॉजिटिव फीडबैक लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी rather than the stability in some cases. Mild degree of positive feedback can overcome the negative feedback control mechanism of the body loss of 1 liter. है अगर आपका कट लग गया है, ब्लड वहाँ से जो है लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक अगर आएगा तो वो उसको रोकेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। मोर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है ना हमारे, जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल हैं, उनमें फीड फॉरवर्ड है, नर्वस सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल मैकेनिज़्म है, आपके सास बहू की लड़ाइयाँ हैं, स्टार प्लस के ड्रामे हैं, टेम्परेचर सेंसेशंस हैं, बॉडी एंड स्किन और मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको नो हाउ हो गया होगा कि हमने ये क्यों पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। हम नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर सेल स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।